Procedure to determine value of listed and unlisted equity securities and derivative instruments of insurance company। तो हम देखेंगे कि ऑडिटर कौन कौन से प्रोसीजर लगाएगा जो लिस्टेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ है उनकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेन टेक्स्ट दे रखा है, तो इसको हमने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम टेबल फॉर्म से पढ़ते हैं। तो देखो 4 तरीके की सिक्योरिटीज़ के बारे में ऑडिटर के प्रोसेस क्या होंगे वो बता रखा है यहाँ पे। पहला है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दूसरा है इक्विटी सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो कि नॉर्मली एक्टिव मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। फिर तीसरा है इनके अलावा जो भी हैं, मतलब कि जो ट्रेड नहीं किया जाए, इक्विटी सिक्योरिटी और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रेड नहीं किए जाते हैं नॉर्मल मार्केट में, और वो सारी सिक्योरिटीज़ जो कि अनलिस्टेड हैं। तो थर्ड में वो चीज़ें लिखी हुई हैं। फोर्थ में हमारे पास डेट सिक्योरिटीज़ है। तो अब हम एक एक करके इन सभी सिक्योरिटीज़ के प्रोसीजर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के प्रोसीजर को। तो इसकी वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे? इसकी वैल्यूएशन हम करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, उसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और इम्पेयरमेंट जब भी होगी लेस करेंगे। रेसिडुअल वैल्यू उसमें 0 लेंगे और रिवैल्यूएशन हम इसमें नहीं करते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। हाँ, इम्पेयरमेंट देखो हमने दिया है ना इधर वैल्यूएशन में इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट कब लेनी है? हर एक बैलेंस शीट डेट पे हमें चेक करना है कि क्या कोई इम्पेयरमेंट हुई है। अगर इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है तो उसे हम एज एन एक्सपेंस रिवेन्यू या फिर पेंडल अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेंगे। और इसमें हर बैलेंस शीट डेट पे इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम डिस्क्लोजर देंगे कि बैलेंस शीट डेट पे इसकी फेयर वैल्यू क्या है और फेयर वैल्यू किस तरीके से डिटरमाइन करी गई है। दूसरा सिक्योरिटी है इक्विटी सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, वो जो कि नॉर्मली एक्टिव मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। तो इनकी फेयर वैल्यू क्या होगी या नहीं, इनकी वैल्यूएशन किस तरीके से होगी? जो फेयर वैल्यू होगी मार्केट में वही इनकी वैल्यूएशन होगी। तो फेयर वैल्यू भी कौन सी लेंगे? क्योंकि काफ़ी सारे प्राइजेस मार्केट में फ्लोट करती रहते हैं। तो देखो जो भी उस दिन की जो भी लास्ट कोटेड क्लोजिंग प्राइसेस होगी उस स्टॉक से रिलेटेड, यानी 2-3 प्राइसेस है मान लो, उसमें से जो सबसे लोएस्ट प्राइस होगी हम उसको एज अ फेयर वैल्यू मान लेंगे। और रिवैल्यूएशन देखो जब भी फेयर वैल्यू में चेंज आता है और वो चेंज अभी अनरिलाइज है यानी हमने रिलाइज नहीं किया है, तो हम उस चेंज को एज एन इक्विटी फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट हेड में दिखाएंगे। और अगर वो रिलाइज हो गया है तो हम पेंडल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इम्पेयरमेंट, हाँ, इसमें अब इक्विटी और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के केस में आपको हर बैलेंस शीट पे इम्पेयरमेंट को चेक करना है। और अगर इम्पेयरमेंट कोई भी लॉस आया तो उसे वही रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह आपको दिखाना है रिवेन्यू या पेंडल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। अब इसमें इम्पेयरमेंट की रिवर्सल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो मार्केट में जो सिक्योरिटी जो ट्रेड कर जाती है उसमें कभी वैल्यू ऊपर हो जाती है कभी नीचे भी हो जाती है। तो अगर आज नीचे हुई है तो हो सकता है कल ऊपर हो जाए। तो उस केस में अगर वैल्यू इंक्रीज हो गई तो इम्पेयरमेंट को हमें रिवर्सल करना पड़ सकता है। तो इम्पेयरमेंट को रिवर्सल किस तरीके से करेंगे? हम उसको वापस से रिवेन्यू या पेंडल अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो जो भी इम्पेयरमेंट जो भी हमने ट्रीट किया उसको रिवर्स कर देंगे दोबारा से रिवेन्यू और पेंडल अकाउंट में। और सेल में देखो किस तरीके से करेंगे। तो जो भी एक्यूमुलेटेड चेंजेस सेल की डेट तक जो भी फेयर वैल्यू में जो भी एक्यूमुलेटेड चेंजेस रिकॉग्नाइज किया है हमने उसको हम कंसीडर करेंगे सेल करते समय। और फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में जो भी अमाउंट पड़ा हुआ होगा उसको हम पेंडल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि अब उस इन्वेस्टमेंट की सेल हो रही है। तो फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा हुआ है उसकी तो ज़रूरत है नहीं अब, है ना, क्योंकि एसेट ही सेल हो रही है। तो हम उसको बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? पेंडल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और डिविडेंड किस तरीके से बांटेंगे? देखो प्रॉफिट या रिजर्व में से ही तो हम डिविडेंड बांटते हैं ना, बट अगर फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में कोई पैसा पड़ा हुआ है तो प्रॉफिट या रिजर्व्स में से पहले आप उस फेयर वैल्यू के का जो कोई डेबिट बैलेंस है उसको लेस कर दो, फिर जो अमाउंट बचेगा वो होगा आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड। तो इसमें से सिर्फ आप डिविडेंड बांट सकते हो। फिर थर्ड कि वो वाली इक्विटी सिक्योरिटीज़ एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो कि मार्केट में ट्रेड नहीं होती है, प्लस वो सारी सिक्योरिटीज़ जो कि अनलिस्टेड हैं, इन दोनों के केस में वैल्यूएशन कैसे होगी? तो इनकी वैल्यूएशन होगी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, और इसमें प्रोविज़न फॉर डिमिनिशन जो है वो लेस किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिवर्सल कब करना है प्रोविज़न फॉर डिमिनिशन का?
रिवर्सल तभी होगा अगर हमें एक्सटर्नल एविडेंस मिलते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीज़ हो गया है, कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तब हम करेंगे। तो कब करेंगे हम? रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इफ एविडेंस इज ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर इट्स कैरिंग अमाउंट और नोट ऑन अबव। तो जो ये हम जो इंक्रीज़ करेंगे उसकी वैल्यूएशन में, उसकी जो कैरिंग अमाउंट में जो इंक्रीज़ करेंगे वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट से इंक्रीज़ नहीं होने चाहिए। तो इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट शैल नॉट एक्सीड इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। फिर चौथी सिक्योरिटी हमारे पास डेट सिक्योरिटीज़। हम डेट सिक्योरिटीज़ को हम ये मान करके चलेंगे कि हम इसे मैच्योरिटी तक हेल्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यूएशन किस तरीके से करी जाएगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस हर साल की जो भी अमोर्टाइजेशन होगी वो।